सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को शुरू करने से पहले हम दो बातों पर विशेष बात करेंगे। आपके सहयोग से इस चैनल ने अर्थात आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, ये अंबेडकर संदेश देना शुरू हुआ था 10 जनवरी 2023 से और तब से अब तक नियमित बिना किसी गैप के डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिल रहा है। और उस समय इस चैनल के सब्सक्राइबर थे मात्र 845। आज 10,000 का जो आंकड़ा पार किया है वो निश्चित रूप से आप भी बधाई के पात्र हैं और हम आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे, क्योंकि आपके बगैर सहयोग के ये आंकड़ा क्रॉस करना मुश्किल होता है। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा भरोसा है इसी तरह का स्नेह प्यार आप इस आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में बाबा साहब के जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है उससे लगातार बनाए रखेंगे। इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने इस बात का जिक्र भी किया था और आपने अमल किया। अमल करने के बाद ही ये यूँ कहें कि एक 10,000 का जो आंकड़ा है एक सम्मानजनक आंकड़ा माना जाता है और इसको आपने क्रॉस कर लिया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप भी आवाज़ का ऑफिशियल एक तरह से परिवार बना है और इस परिवार के सदस्य हैं। आप जितने भी 10,000 सब्सक्राइबर हैं वो इस परिवार के हिस्सा हैं और इसलिए परिवार के हिस्सा होने के नाते परिवार के सभी सदस्यों का हम हार्दिक बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो कि अंबेडकर संदेश 249, उसमें जिन डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी साथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है आंसर के रूप में, अंबेडकर संदेश सुनने के बाद 2 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन साथियों के नाम हम बता दें, धन्यवाद ज्ञापित कर दें। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम अविलंब शुरू करेंगे। वनिता धोखे जी महाराष्ट्र से हैं, जो लगातार अपने कमेंट्स अपना आंसर दे रहे हैं। जसवीर गौतम कन्नौज से हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने अपना आंसर बहुत ही सटीक आंसर दिया है। परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर लगातार अपना कमेंट यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर दे रहे हैं, जो कि इस संदेश के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत भी हैं। आदरणीय नारायण सिंह जी, जो कि हमीरपुर के हैं, जेवर के रहने वाले हैं, नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने भी अपना कमेंट लगातार देते रहे हैं और आज भी दिया है। आदरणीय सौरभ कुमार जी ने यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित किया है, कमलेश कुमार जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया है और चंद्रिका राम जी, जो कि झांसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सुहाना सिंह ने भी प्रतिक्रिया यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश में दी है। हम आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब बिना विलंब के आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि समाजवाद पर बाबा साहब के विचार क्या हैं, खासकर जो समाजवादी हैं वो भी इस बात को, इस स्पीच को जरूर सुने कि समाजवाद किस तरह से आगे बढ़ेगा, समाजवाद का मतलब क्या है। इस पर विस्तार से बाबा साहब ने बात की है। आइए हम अब डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से विस्तार से आपको बताएंगे। बाबा साहब का ये स्पीच स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है आज़ादी, समानता और बंधु भावना पर आधारित नई पद्धति श्रमिक संगठनों का लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं छठा भाग पेज नंबर 99 से 102 तक। नागपुर के मेहमानों से विचार विमर्श करने के बाद 13 फरवरी 1938 के दिन बाबा साहब ने जो स्पीच दिया, हमने इसके पहले के भागों में इसी विषय के अंतर्गत जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग है, आज छठा भाग है, तो 5वें भाग तक बाबा साहब के स्पीच को हमने सुनाया है। शेष भाग आज हम आपको सुनाएंगे, शेष भाग आज सुनाएंगे जिसमें बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं अपने भाषण में कि कोई कम्युनिस्ट जो कामगार संगठन का विरोधक है, ये शब्द अपने आप में विरोधी है। इस नज़रिए को लेकर अपनी कब्र में लेनिन भी छटपटा जाएगा। इस अजीब नज़रिए का
केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है और वह ये है कि श्री राय को शायद लगता है कि भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है साम्राज्यवाद का अंत करना। श्री राय ने जो नजरिया स्वीकारा है उसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकल सकता। साम्राज्यवाद के नष्ट होते ही मानो भारत के सभी पूंजीपतियों के संबंध अगर खत्म होने वाले हों तभी ये राय सही साबित हो सकती है। श्रेयस आर्या डांस कर रहे हैं क्योंकि लगता है आवाज़ का ऑफिशियल ने 10,000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा पार किया है उसी खुशी में ये डांस यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस देश में जमींदार, मिल मालिक और साहूकार हमेशा रहेंगे और वे लोगों का शोषण करते रहेंगे। साम्राज्यवाद के खत्म होने के बाद भी आज की ही तरह कामगारों को इन पूंजीपतियों के साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा और ये समझने के लिए आदमी के पास बहुत अधिक चातुरी होना जरूरी नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चतुराई होने की ज़रूरत नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर इस बात को समझने के लिए। आसान से आसान भाषा में आसानी से आदमी समझ सकता है। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना कामगार सभी अभी से इकट्ठा हो जाएं, संगठन को बढ़ाने से वे क्यों कतराते हैं? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। कांग्रेस साम्राज्यवादियों को पूरी तरह पता है कि कामगारों को साम्राज्यवाद की तरह ही पूंजीवाद से भी संघर्ष करना पड़ेगा, इसीलिए कामगारों को संगठित होना पड़ेगा। वे ये जानते हैं, लेकिन उनकी ये शर्त है कि हर कामगार संगठन कांग्रेस के ही तहत होना चाहिए। कांग्रेस और कामगारों के जबरदस्ती के समझौते की आवश्यकता अथवा मूल्य मुझे जरूरी नहीं लगता। कांग्रेस सोशलिस्टों के कथनानुसार देश में समाजवाद लाना उनका लक्ष्य है। कांग्रेस सोशलिस्टों के कथनानुसार देश में समाजवाद लाना उनका लक्ष्य है। वे समाजवाद कैसे लाने वाले हैं? कांग्रेस का दाहिना हाथ बनकर कांग्रेस से अलग न होने की यही वजह वे बताते हैं। सम्मानित साथी, यहाँ समाजवाद की बात हो रही है और वर्तमान में इलेक्शन इस समय हुए हैं 5 राज्यों में, जिनमें 4 राज्यों का 3 दिसंबर को परिणाम आ चुका है और इस परिणाम को भी समाजवाद और कांग्रेस से जोड़ा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। इंसानी स्वभाव के बारे में उनका ज्ञान इतना दयनीय है कि उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। उनका उद्देश्य अगर समाजवाद लाना ही है तो इस बारे में लोगों को उपदेश देकर उन्हें वांछित कार्य के लिए संगठित करना जरूरी है। उच्च वर्णियों से विनती कर समाजवाद नहीं आ सकता। बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब कहते हैं कि उच्च वर्णियों से विनती कर समाजवाद नहीं आ सकता। कांग्रेस के महत्वपूर्ण लोगों को साम्राज्यवाद का सा भी नहीं सहा जाता। वास्तविकता यही होने के कारण वह दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा उजागर होती जा रही है। पिछले वर्ष पंडित नेहरू ने समाजवाद का तूफानी आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन उस बेचारे को जल्द ही सीधा कर दिया गया। किसी बदमाश बच्चे को लड्डू पेड़े खाने के लिए घर भेज दिया जाए, उसी प्रकार इस बच्चे को अब के बाद सिर्फ अच्छा बर्ताव करने की शर्त पर घर में प्रवेश मिला। अब ये पंडित पूरी तरह बदल चुका है। इतना सीधा हो गया है कि कभी फहराते हुए घुमाए गए और अब कांग्रेस के दाहिने हाथ के तौर माने जाने वाले लाल निशान का भी वह विरोध करते हैं। बिहार के इस दक्षिणपंथी ने अपने असली दांत दिखाए हैं। किसान नेता स्वामी सहजानंद कांग्रेस छोड़ चुके हैं और उनके सहयोगी जयप्रकाश नारायण भी उसका त्याग करने की राह पर बढ़ रहे हैं। मुझे पता चला है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुंबई की सभा में कांग्रेस के इन दक्षिणपंथियों ने सोशलिस्टों के अनुशासनहीन बर्ताव की निंदा की है और कांग्रेस के मंच से समाजवाद के प्रचार का आरोप लगाते हुए इंडियन पेनल कोड के मुताबिक जिस प्रकार पहला गुनाह करने वाले को ताकीद दी जाती है उसी प्रकार ताकीद दी गई है। कांग्रेस के समाजवादियों का भोलापन ऐसा है। साम्राज्यवाद के प्रतिक्रिया के कारण भारतीय राजनीति धुंधला गई है। कामगारों के अधिकार हड़पने वाले दुश्मनों से उनका ध्यान हटाया गया। रायवादी और कांग्रेसवादी ये दोनों तरह के समाजवादी लोग असमंजस के कारण दलदल में फंसे हुए हैं। एक सामान्य दुश्मन मानकर इस साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर संघर्ष करना हो तो उसका ये मतलब नहीं कि सभी वर्गों को अपने वर्ग के हितों को नज़रअंदाज करते हुए एक संगठन में विलीन हो जाना चाहिए। विभिन्न संगठनों का एक मोर्चा खोलकर साम्राज्यवाद से लड़ा जा सकता था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरे संगठन को बर्खास्त करने की जरूरत नहीं है। सभी संगठनों को संभाल लेने वाली संस्था की भी जरूरत नहीं है। सभी का मिला जुला एक मोर्चा खोलना काफ़ी है। आपका ध्यान इस ओर दिलाते हुए मुझे खेद महसूस होता है कि अंग्रेज के 2 दक्षिणपंथी साम्राज्य के नाम का सहारा लेकर
कोई अलग संगठन खड़ा करने में अड़चन बन रहे हैं। ये कई लोगों की समझ में अब तक नहीं आया है। आपको भी मैं सचेत कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपसे भी यही गलती हो। राजनीति की इमारत वर्ग हित के एहसास पर खड़ी होनी चाहिए। वर्ग हित के एहसास की बुनियाद पर जिस राजनीति की इमारत खड़ी नहीं, वह राजनीति नहीं, ढोंग है। इसीलिए जो दल वर्ग हित वर्ग एहसास की बुनियाद पर आधारित हो, उस पक्ष में आप शामिल हों। इस कसौटी पर कसकर देखें तो आपका जो विरोधी नहीं है, जिसके बारे में मैं जानता हूं, वह पक्ष है स्वतंत्र लेबर पार्टी। कामगारों के हितों को सबसे अधिक वरीयता देने वाला और स्पष्ट कार्यक्रम वाला यही इकलौता दल है। उसकी सुनिश्चित नीति है। सामान्य स्थितियों में वह कभी भी गैर कानूनी मार्ग को अपनाएगा नहीं, लेकिन वैसे ही हालात पैदा हो तो ऐसा करने से पीछे भी नहीं हटेगा। बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर स्वतंत्र लेबर पार्टी का एजेंडा रखते हैं समाज के समक्ष कि सही मायने में देखा जाए तो स्वतंत्र लेबर पार्टी, जिसका गठन 1936 में किया गया था सम्मानित साथियों बाबा साहब के द्वारा, स्वतंत्र लेबर पार्टी कभी भी गैर कानूनी मार्ग को नहीं अपनाएगा। लेकिन यदि लगातार शोषण अत्याचार होता रहा, लगातार असमानता का भाव होता रहा और ऐसी स्थितियां पैदा की गई जो अनुकूल नहीं होंगी बहुजन समाज के, तो बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ऐसा करने से पीछे भी नहीं हटेगा स्वतंत्र लेबर पार्टी। वर्ग युद्ध टालने की भले उसकी इच्छा हो, वह वर्ग संगठन के सिद्धांत का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सही है कि आज स्वतंत्र लेबर पार्टी नहीं है और केवल मुंबई इलाके तक ही सीमित है, लेकिन ये बात उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हर दल का कोई ना कोई शुरुआती समय होता ही है। कोई पक्ष कितना पुराना है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, वह किन सिद्धांतों को मानता है, क्या हासिल कर सकता है और उसकी सुप्त शक्ति क्या है, ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ने का कष्ट जो करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये पार्टी किन सिद्धांतों को मानती है और क्या हासिल कर सकती है। जाहिर है कि इस पार्टी में बहुत बड़ी सुप्त शक्ति है। ये पक्ष सीमित नहीं है, वह जात या पंथ की सीमाओं से पटे सबके लिए खुला है। उसका कार्यक्रम भले दलित वर्ग की ज़रूरतों पर केंद्रित हो, लेकिन समूचे कामगार वर्ग की ज़रूरतों को समा लेने की विस्तृत क्षमता उसमें है। इस स्वतंत्र लेबर पार्टी की तरक्की के आड़े राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक अड़चन आ रही है। इस पक्ष के केंद्र में आज दलित वर्ग के लोग हैं। यही वास्तविकता खासकर इस दल की तरक्की और विस्तार के आड़े आ रही है। दलित वर्ग जैसे हीन दर्जे के लोगों के साथ सहयोग न करने की आम भावना है। इसी भावना ने उच्च वर्ग के हिंदुओं को स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल होने से रोका हुआ है और जो लोग इस पक्ष की खामियां ढूंढते रहते हैं, वे उनकी इस भावना का फ़ायदा उठाते हुए आजामी और धर्मभीरू लोगों को इस पार्टी में शामिल होने से रोक रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्वच्छ और ईमानदार राजनीति समूचे कामगार वर्ग को अपने झंडे के नीचे खींच लाने में लौह चुंबक की तरह उपयोगी साबित होगी और मुझे यकीन है कि हिंदू समाज रचना के कारण निर्मित विरोधी ताकतों की शक्ति के लिए प्रतिकारक शक्ति साबित होगी। अब तक ठाणे, कुलबा और रत्नागिरी इन 3 जिलों में पास की स्थापना का काम पूरा हो चुका है। इन इलाकों के किसानों और कामगारों के बीच उसने अपनी छाप छोड़ रखी है। उन्हीं से इस पक्ष से नींव बनी है। इन प्रांतों के अन्य हिस्सों में भी जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार कार्य जारी है। मध्य प्रांत और बनहाड में भी ये पक्ष कार्यरत है। मुझे उम्मीद है कि भारत के अन्य प्रांतों में भी वह अपनी जगह पालेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि कामगार वर्ग का न्यायपूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए पृथक मजदूर पक्ष का ही विकल्प उपलब्ध है। कामगार संगठनों में शामिल दलित वर्ग के लोग भारत के समूचे कामगार वर्ग को प्रेरित कर सकते हैं। इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन का अध्ययन करने वाले गैमिस ने कहा है कि सामाजिक सवालों के सहारे के बगैर आज तक कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मानव जाति के जीवन का प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक उपभोग की वस्तुएं हासिल करना। इन साधनों की मालकियत अगर उन्हें मिली तो राजनीतिक उठापटक में शरीक होने को उनकी मानसिकता बेहद कम हो जाती है। आम आदमी को राजनीतिक अधिकारों का महत्व बताने का काम सामाजिक दोषों के जरिए ही होता है। आपके साथ जुड़े सामाजिक दोष बड़े भी हैं और वास्तव में भी हैं। इस कारण आपकी राजनीति में खालिश और वास्तवपन हो सकता है। आप अगर ये समझें तो खालिश राजनीतिक दल के बारे में
आप समूचे भारत के कामगार वर्ग को प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शक साबित होंगे। सभी कामगारों को एक और सेवा आप कर सकते हैं। विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व का निश्चित प्रतिशत मिला हुआ है। ये आरक्षित सीटें कामगार वर्ग के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, इसका एहसास अभी कुछ कामगार नेताओं को है ही नहीं। चुनाव एक तरह का जुआ है। किसी पार्टी को किसी भी चुनाव पद्धति के जरिए विधानसभा में पक्के तौर पर मिलने वाली सीटों की संख्या बताई नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, वर्ण मतदाताओं के किसी गुट को किसी भी चुनाव पद्धति से उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिल ही जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। चुनावों के परिणाम कुछ दलों के लिए कभी कभी कितने अप्रत्याशित हो जाते हैं और विनाशकारी साबित हुए, ये इंग्लैंड के इतिहास के सहारे समझा जा सकता है। सामान्य साथियों, आज यानी कि वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 दिसंबर 2023 को। 4 दिसंबर 2023 को ये वीडियो आपको मिलेगा अंबेडकर संदेश के नाम से। और आज ही 4 राज्यों के इलेक्शन के परिणाम आ चुके हैं। यहाँ बाबा साहब चुनाव के परिणाम के बारे में कुछ कह रहे हैं, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि चुनाव के जो नतीजे हैं कई बार अप्रत्याशित होते हैं, विनाशकारी होते हैं और इंग्लैंड के इतिहास को बाबा साहब याद दिलाते हैं। कई बार अल्पसंख्यक मतदाताओं को ही बहुसंख्यक सीटें प्राप्त होती हैं। मतदाता अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कई बार बहुसंख्यक सीटें प्राप्त होती हैं अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स को। अपने यहाँ सीटों की संख्या निर्धारित होने के कारण इस तरह की संभावना नहीं होती। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के बारे में सोचें तो पता चलता है कि वे केवल दलित वर्ग के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि वे समूचे कामगारों के लिए सहायकारी साबित होंगी। दलित वर्ग को निश्चित प्रतिनिधित्व मिलना पक्का होने के कारण अन्य कामगार वर्ग को अगर मदद की जरूरत पड़े तो उनका संगठन बनाने में भी वह बड़े पैमाने पर सहायक साबित हो सकता है। कामगार वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में दलित वर्ग कितना सहायक सिद्ध हो सकता है, ये पिछले चुनावों में हम देख चुके हैं। पृथक मजदूर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी के बात हो रही यहाँ पर। स्वतंत्र लेबर पार्टी के टिकट से चुनावों में उतरे 3 हिंदू उम्मीदवारों को दलित वर्ग ने मुंबई विधानसभा में चुनाव जिताकर भेजा और पृथक मजदूर संघ के टिकट के बिना चुनावों में केवल दलित वर्ग के समर्थन के साथ उतरे कई उम्मीदवारों को जिताने में उसने मदद की है। जो हमारी कोशिशों से अपने हित को साधना चाहें वे उसे साध सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस देश की राजनीति में दलित वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह वास्तविकता है। एक और बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कही है, राजनीति में दलित वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनकी ये भूमिका उनके अपने लिए और कामगार वर्ग के लिए भी बेहद सहायक होगी। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने कम समय में तथा कितने अच्छे तरीके से संगठित होंगे। आपके संगठित होने के तौर तरीके को बाबा साहब कहते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि दलित वर्ग को राजनीतिक सत्ता कब तक मिलती है। आपको संगठित क्यों होना चाहिए और संगठन के सहारे आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब इतना आपको बताकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं कि अपना संगठन खड़ा करने के काम में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। यहां पर कामगारों का संगठन बनाने की बात बाबा साहब ने पुरजोर तरीके से कह दी है। इस सभा के अध्यक्ष पद को स्वीकारने के लिए आमंत्रित कर आपने मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। आभार व्यक्त करते हैं बाबा साहब और कहते हैं, मैं आपके लिए सुयश की कामना करता हूं। इस तरह से यहाँ पर आभार व्यक्त करते हुए, मंगल कामना करते हुए बाबा साहब का ये क्रांतिकारी भाषण संपन्न हुआ। वर्तमान परिदृश्य में ये निश्चित रूप से बाबा साहब का ये स्पीच पूरी तरह से प्रासंगिक है। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कौन कौन साथी आज के इस प्रश्न का आंसर देंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी संगठनों को एक मोर्चा बनाने की सलाह क्यों दी है? दूसरा प्रश्न, इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन का क्या मतलब है? चार्टिस्ट आंदोलन है क्या? जो भी इस बारे में आप दोनों प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है, और यदि इन दोनों में से आप किसी का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश पर अपने विचार आप दे सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के
प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। हमें आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपने देखा भी है किस तरह से हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के स्टार्टिंग में ही अम्बेडकर संदेश के सभी ऑडियंस का नाम भी लेते हैं जो खासकर आंसर करते हैं। ये तो हजारों की संख्या में अम्बेडकर मिशनरी साथी हैं जो लगातार वीडियो को वॉच करते हैं, अम्बेडकर संदेश को वॉच करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन आंसर बहुत ही कम साथी देते हैं और उन साथियों के नाम हम लगातार ले रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने में भी हमारी इसी तरह से मदद करेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।